हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर आय और रोजगार का निर्धारण पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आय, रोजगार और इसके साथ साथ जो उत्पादन होता है उसका निर्धारण किस तरह किया जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक है समग्र मांग। तो देखते हैं हम लोग समग्र मांग क्या है, यानी कि इसका इंग्लिश होता है एग्रीगेट डिमांड। यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, तो एक अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों द्वारा एक दिए हुए आय स्तर पर एवं एक निश्चित समय अवधि में समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के नियोजित क्रय के कुल मूल्य को समग्र मांग कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं की कुल मांग को समग्र मांग कहते हैं। अगर एक लाइन में बोले हैं तो यहाँ एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं की कुल मांग को जो जब एक साथ देखा जाता है तो उसे ही समग्र मांग कहते हैं, और इसे कुल व्यय के रूप में भी मापा जाता है। तो समग्र मांग यह हो गया। अगला टॉपिक हमारा है समग्र मांग तालिका, यानी कि समग्र मांग जो होता है उसकी तालिका किस तरह होती है। तो तालिका क्या है, तो आय और समग्र मांग या फिर कुल व्यय के बीच का संबंध जो तालिका के रूप में दर्शाया जाता है उसे ही समग्र मांग तालिका कहा जाता है। यानी कि जो समग्र मांग को जब तालिका के रूप में दिखाते हैं हम लोग तो इसे ही समग्र मांग कहा जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं तालिका में वाई यानी कि इनकम, ए डी या फिर ए ई यानी कि समग्र मांग। तो जब इनकम 0 है तो समग्र मांग 30 हो रहा है, यानी कि डिमांड तो कुछ होगा ही, चाहे इनकम कुछ रहे, कर्जा लेके ले चाहे कुछ करे, लेकिन मांग तो होगा ही, क्योंकि बिना मांग के कोई भी वस्तु नहीं मिलेगा। और फिर अगर वस्तु नहीं मिलेगा तो कोई व्यक्ति जिंदा कैसे रह सकता है। तो जब इनकम बढ़कर 20 हुआ तो समग्र मांग 35 हो गया। जब इनकम 40 हुआ तो समग्र मांग भी 40 हो गया। जब इनकम 60 हो गया तो समग्र मांग 45 हुआ। यहाँ पे कम कैसे हो गया इनकम से जो समग्र मांग है, तो कम इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी व्यक्ति का जो इनकम होता है वह पूरा की पूरा खर्च नहीं करता है, कुछ अपने अकाउंट में सेविंग करके रखता है। तो इसीलिए जब इनकम 60 हुआ तो वह समग्र मांग 45 कर रहा है। जब इनकम 80 हुआ तो समग्र मांग 50 कर रहा है। जब इनकम 100 हुआ तो 55 मांग कर रहा है। जब इनकम 120 हुआ तो मांग बढ़ाकर 60 कर दिया। इसे ग्राफ में हम देखें तो यह है समग्र मांग वक्र क्या है। तो समग्र मांग तालिका का जो रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुतिकरण होता है उसे ही समग्र मांग कहा जाता है। यानी कि जो समग्र मांग की तालिका है उसका जब रेखा के रूप में दिखाते हैं उसे हम लोग, तो उसे ही समग्र मांग वक्र कहा जाता है। यहाँ पे नोट दिया गया एक तो कि एड यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो कि समग्र मांग है। तो समग्र मांग और वक्र जो होता है वह वाई अक्ष के अर्थात समग्र मांग की अक्ष से ही प्रारंभ होता है, वाई अक्ष से प्रारंभ होता है। और शून्य आय के स्तर पर भी उपभोक्ता के द्वारा उपभोग किया जाता है, यानी कि आय जब शून्य है तब भी उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया जाएगा। तथा विनियोग जिसे कि आई ए कहा जाता है, स्वायत्त विनियोग, वह स्थिर होता है। तो हम लोग ग्राफ समझ लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जब उपभोक्ता की इनकम 0 हो तो उस समय भी उपभोग किया जा रहा है 30 इकाई का। इस ग्राफ में देख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू है सी प्लस, यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है वह किसके बराबर है, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो सी जो है वह उपभोग है, और उपभोग कितना हो रहा था, प्रारंभ में 10 हो रहा था। और जो आई था वह यानी कि स्वायत्त उपभोग जो कि आई ए होता है वह 20 था हमारा। तो 20 और 10 मिलकर टोटल 30 हो गया। तो ए डी जो है वह 30 से प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं ए डी 30 से प्रारंभ हुआ, और जो आई है आई ए वह 20 इकाई में स्थिर है, यानी कि ऑटोनेमस इन्वेस्टमेंट जो है आई ए वह 20 इकाई पर स्थिर है। और समग्र जो यह उत्पाद बढ़ रहा था ए डी उसे ग्राफ द्वारा दिखा सकते हैं। तो यह इस टाइप का जाता है, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई। यहाँ पे जो आई है वह स्वायत्त निवेश है, यानी कि जो ये 20 का अंतर है वही यहाँ ऊपर तिरछा जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं 20 में 35 है, तो जब यहाँ 20 किया तो 35 हो गया। फिर 40 में 40 हुआ, 40 यहाँ तो 40 इधर से। फिर 60 में 45, तो जब यहाँ 60 जाएंगे तो यहाँ 45 जाएगा।
80 में 50 जाएगा, जब यहाँ से 80 जाते हैं तो 50 जाता है। जब 100 हुआ हमारा तो 55 गया, यानी कि 100 यहाँ तो 55, और 120 होने पर 60 गया, तो 120 हो गया और ये हो गया 60। इस तरह से यह जो ग्राफ है वह कुछ इस टाइप का बन रहा है हमारा। और आई जो है स्वायत्त निवेश से वह स्वायत्त है, यानी कि स्थिर रखा गया। तो इस तरह हमारा समग्र मांग समाप्त हुआ। अगला टॉपिक हमारा है समग्र मांग के मुख्य घटक, यानी कि जो समग्र मांग होता है उसके घटक। तो समग्र मांग के जो घटक होते हैं उसको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र मांग की घटक, तो इसे भी दो भाग में बांटा गया। पहला ए, तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र मांग के घटक हम लोग देखे थे राष्ट्रीय आय के लेखांकन चैप्टर में। 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्या था। तो 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र मांग के घटक की बात करें तो उसमें है ए डी इज इक्वल टू परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र, यानी कि ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी यानी कि जो कंजम्पशन करता है लोग सो, और आई जो इन्वेस्टमेंट करता है फर्म सो। 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात करें उसमें समग्र मांग के घटक, तो इसमें परिवार क्षेत्र, फर्म क्षेत्र और सरकार आ जाते हैं, यानी कि इसमें गवर्नमेंट एक तो ऐड हो गया, सी प्लस आई प्लस जी। अब दूसरा खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र मांग के घटक, तो इसमें पहला है 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र मांग के घटक। तो इसमें जो होता है एडी यानी कि समग्र मांग इज इक्वल टू परिवार क्षेत्र, फर्म क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र इसमें ऐड हो जाता है, यानी कि ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। इसमें ऐड हो जाता है विदेशी क्षेत्र। तो विदेशी मेनली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट में इंपोर्ट घटाने से शुद्ध निर्यात ज्ञात हो जाता है, जिसे कि NFIA कहा जाता है। तो यहाँ पे और यह नेट एक्सपोर्ट के बराबर हो जाता है। तो यह 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटक हो गया। हमारा आज अगला टॉपिक है समग्र पूर्ति, यानी कि समग्र मांग समाप्त हो गया। अब देखते हैं हम लोग समग्र पूर्ति क्या है। तो एक अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक निश्चित समयावधि में सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के नियोजित उत्पादन के मूल्य के कुल मूल्य को समग्र पूर्ति कहा जाता है। यानी कि एक लाइन में बोले हम लोग तो एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल पूर्ति को ही समग्र पूर्ति कहा जाता है। समग्र पूर्ति जो होता है वह मौद्रिक मूल्य को ही, समग्र पूर्ति के मौद्रिक मूल्य जो होता है उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अर्थात राष्ट्रीय आय सदैव समग्र पूर्ति के समान होता है, यानी कि जो समग्र पूर्ति होता है वह राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। तो जो ए एस होता है वह होता है, यहाँ पे ए एस होगा, ए एस होता है वह सी प्लस एस के बराबर होता है, और जो ए डी था वह सी प्लस आई के बराबर था। तो यहाँ सी प्लस एस के बराबर होता है ए एस, और जो ए एस होता है वह राष्ट्रीय आय के भी बराबर होता है, जैसे कि वाई से दिखाते हैं। यानी कि समग्र पूर्ति देश के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आय को प्रदर्शित करती है जितना राष्ट्रीय आय है। तो ए एस इज इक्वल टू वाई, जिसे कि राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं समग्र पूर्ति की तालिका क्या है। तो आय और समग्र पूर्ति के बीच का संबंध तालिका के रूप में दर्शाया जाता है, तो उसे ही समग्र पूर्ति तालिका कहा जाता है। यानी कि जो समग्र पूर्ति की है उसे जब तालिका के रूप में दिखाते हैं हम लोग तो उसे ही समग्र पूर्ति की तालिका कहा जाता है। और समग्र पूर्ति वक्र की बात करें तो जब समग्र पूर्ति की तालिका का रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो उसे ही समग्र पूर्ति वक्र कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे तालिका और ग्राफ। तो तालिका यहाँ देख सकते हैं तालिका, यहाँ पे है वाई, जो वाई दिया गया इनकम 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, और जो ए एस है यानी कि समग्र पूर्ति वह जब इनकम 0 था तो समग्र पूर्ति 0 है, और जब समग्र पूर्ति 20 होगा यानी कि पूर्ति वह बाजार में 20 इकाई कर रहा है तो इनकम 20 हो गया उसका, समग्र पूर्ति 40 हुआ तो इनकम भी 40 हो गया। समग्र पूर्ति 60 यहाँ होगा, 60 हुआ, 60
तो इनकम भी 60 हुआ। फिर अगर पूर्ति व 80 किया तो इनकम 80 हो गया। 100 पूर्ति किया तो इनकम 100, 120 पूर्ति किया तो इनकम 120। यानी कि इसमें पूरा धनात्मक संबंध पाया जा रहा है। जितना इनकम बढ़ रहा है उतना ही उसका पूर्ति बढ़ रहा है। यानी कि इनकम फर्म के पास जितना होगा उतना वह पूर्ति करेगा बाजार में। तो इस तरह इसका रेखा कुछ सीधा टाइप का बनता है। तो यहाँ देख सकते हैं यह ग्राफ है। इसके पहले एक तो यहाँ नीचे देख लेते हैं क्या है। तो नोट में यहाँ दिया गया है कि समग्र पूर्ति की रेखा जो होती है वह आय और समग्र पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध या फिर सीधा संबंध के अनुपात को दिखाती है। यानी कि जो होता है वह सीधा ये भी बढ़ रहा है तो यह भी बढ़ रहा है बराबर अनुपात में। तो सीधा संबंध को दिखाती है, जिसके कारण एएस होता है यानी कि समग्र पूर्ति एग्रीडेड सप्लाई वह मूल बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। 45 डिग्री का कोण बनाता है इसका ग्राफ। तो यहाँ देख सकते हैं ग्राफ में यह ग्राफ इसका सीधा जाता है कुछ इस तरह। तो यहाँ देख सकते हैं 0 था तो 0 तो यहाँ होगा। इनकम जब 20 हुआ तो वह 20 भी हुआ तो 20 इधर से 20 इधर से यहाँ आ गया। इनकम 40 हुआ तो भी 40, 40 इधर से 40 इधर से। इनकम 60 तो वो भी 60, यहाँ 60 यहाँ 60। इनकम 80 हुआ तो वो भी 80 हो गया। इनकम 100 हुआ तो वो भी 100 हुआ, यहाँ जाएगा। और इनकम 120 हुआ तो यह भी 120 हो गया। तो इस तरह देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसका अगर ग्राफ खींचेंगे फिर 0 से लेकर तो वह कुछ सीधा जाएगा इस टाइप का। तो यहाँ से देखने से समझ में आ रहा है कि यह 45 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाता है यानी कि टेन थीटा वाला। तो यह हो गया हमारा समग्र पूर्ति वक्र। तो यह टॉपिक समाप्त हुआ हमारा। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे अगला टॉपिक हमारा क्या होगा। सो